नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के मंच पर। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। देहरादून में विधानसभा सत्र चल रहा है और आज के इस सत्र को, आज के दिन को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और उसकी वजह है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को जो विधेयक है वो आज पटल पे रखा गया है, उस पर चर्चा की गई है। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी, वो हमें अभी जानकारी देंगे इस कानून के बारे में कि क्या जो ये विधेयक आया है इसके बारे में। और ये जानना चाहूँगा रावत जी कि क्या आज ये रखा तो गया है, अब आगे क्या होगा इसका? पहली बात तो यह है कि कोई जब विधेयक रखा जाता है, पेश किया जाता है, तो कोई उसमें धार्मिक स्लोगन नहीं होते हैं। तो पहली बार ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने खुद रखा और खुद ही नारे लगाए, पार्लियामेंट जैसा माहौल हो गया, मतलब खुद नारा लगा दिया, वंदे मातरम, जय श्री राम, और इस तरह से नारे लगाए। इसका मतलब आपका मोटिव कुछ और है। लोगों को समान नागरिक संहिता देने से ज्यादा आपका एजेंडा दूसरा है। और इतना बड़ा आप देखिए, उसमें 392 उसमें धाराएं हैं, है ना, और 4 खंडों में है, 7 अध्याय इसमें है। इतना एलेबोरेट लगता है कि मतलब जैसे किष्किंधा कांड, बाल कांड जैसे रामायण में होते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने इतना बड़ा ये बना दिया है कि जो भानुमति का पिटारा जिसे कह सकते हैं, जिसने कभी लागू नहीं होना का मतलब फिलहाल तो लागू होते हुए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लागू नहीं होगा? क्योंकि ये तो वहाँ तो बहुत बड़ा महोत्सव जैसा माहौल है। महोत्सव इसीलिए मैंने कहा कि महोत्सव आपका इरादा कानून देने से ज्यादा आपका दूसरा एजेंडा है। दूसरा एजेंडा, जैसे आपने कहा कि जनजातियों को अलग कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। जनजातियों का विशेष उनके जो राइट्स हैं संविधान में वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह अल्पसंख्यकों के भी जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो धार्मिक उनकी स्वतंत्रता, तो सभी के वो प्रोटेक्टेड है। आपने उनको जनजातियां, क्योंकि सारे हिंदू हैं इसलिए बाहर कर दिया। अगर उनमें थोड़े मुसलमान होते वो होते, और शायद इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं, उनमें कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं जनजातियों में। और उनके जो जहाँ से मुख्यमंत्री जी चुन के आते हैं, उनके यहाँ जो आपका धर्मांतरण हुआ है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी के जो पिछली कंस्टिट्यूंसी रही है खटीमा में, वहाँ जो थारू बुक्सा है, सबसे ज्यादा धार्मिक धर्मांतरण तो वहाँ हुआ है। उनको तो पता नहीं है, मुझे लगता नहीं है या नहीं है उनको मालूम। तो विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। अपना जो स्टेट 3 होते हैं ना, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची के कानून तो बना ही सकती है, बनाते अधिकार है, लेकिन समवर्ती सूची में बना सकते हैं। लेकिन जो आपका संविधान की का अनुच्छेद 254 एक कहता है, वो कहता है कि बना तो सकते हैं, लेकिन अगर केंद्रीय कानून मौजूद होगा या दोनों एक साथ बनेंगे तो राज्य का कानून जब टकराएगा नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो निष्प्रभावी माना ही नहीं जाएगा। तो आज की स्थिति में क्या होगा? आज की स्थिति में क्या, लेकिन उसी 254 के धारा 2 में यह है कि अगर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो वो लागू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये अब क्या होना है कि विधानसभा पास करेगी, गवर्नर साहब के पास जाएगी, गवर्नर होम गृह मंत्रालय को भेजेंगे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, और उससे पहले गृह मंत्रालय, विधायी और क्या कहते हैं आपके न्याय विभाग से भी उसका स्क्रूटिनी करा के और अपनी जो रिपोर्ट होगी राष्ट्रपति को भेजेंगे। राष्ट्रपति अपनी अनुमति, स्वीकृति या अस्वीकृति के बाद राज्य को भेजेंगे। तब जब गजट नोटिफिकेशन होगा उसमें लिखा जाएगा ये कानून कब से प्रवृत्त होगा। इसमें कौन कौन से सेंटर और स्टेट के कानून है जिनमें टकराव हो रहा है आपस में? इनमें सारे कानून में टकराव हो रहा है। तो ये यहाँ तक हो गया कि भाई प्रवृत्त कब से हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, अब आज से ही प्रवृत्त करते हैं, ठीक है, लागू होगा तो तब सवाल उठेगा फंडामेंटल राइट का, लोगों के मौलिक। राज्य सरकार ये कहती है कि लागू हो गया, मतलब लागू हो गया वो, क्योंकि राष्ट्रपति को कहेंगे अनुमति मिल गई, लागू हो गया, तो तब जाके सब कहेंगे हमको रिलीजियस, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा अनुच्छेद 25 के अनुसार, 26 के अनुसार, 27, 28 के अनुसार हमको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का तो है ही, लेकिन हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी है। हमारे धार्मिक रीति रिवाज इस तरह के हैं
इनमें पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती है। मैं वही जानना चाह रहा था कि कानून, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। अच्छा, वो कानून कौन कौन से हैं जो टकराव जो टकराने वाले कानून है 1862 का पर्शियन लॉ है, पारसियों का है, 1868-69 का है ना 19वीं सदी के क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन एक्ट है। उसके बाद 1909 का आनंद कारज एक्ट है, उसका सिखों का है, और 1937 का शरीयत लॉ है, और 1955 का हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, 1956 का एडॉप्शन एक्ट है, 1956 का ही हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये इतनी धाराएं हैं जो कि पार्लियामेंट की हैं, जो केंद्रीय कानून है, क्योंकि इसमें तो सक्सेशन का भी उत्तराधिकार का भी मामला है, शरिया वाला मामला भी है। क्या मानेंगे कि इतने अधिकार इन्होंने निरसन कर दिया। कोई जब कानून बनता तो किसी अपील होती है, क्या वो कानून उत्तराखंड में रिपील हो गए? कि ये एक तरीके का आई वॉश है, और इस समय जो सबसे जरूरी कानून था, भू कानून था, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारा प्रपंच है। सवाल ये है कि एक नागरिक को भी बोलो जिसने कहा हमको समान नागरिक संहिता चाहिए, और लाखों लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि हमको भूमि का कानून चाहिए, हमको लोकायुक्त चाहिए। अब आपने क्या भूमि का कानून बनाने के बजाय इन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने उसमें JDLR की 143 ख है वो हटा दी। वो इसलिए हटाई क्योंकि जिन्होंने इंडस्ट्रीज के नाम पर जमीनें ली थी, प्लॉट खरीद लिए, कई ले लिए, लगाए नहीं। अब क्या करे, वो फंसे हुए थे, तो उन्होंने सरकार को या जिसको भी किया होगा, प्रभावित किया होगा, उन्होंने वो क्लॉज ही हटा दिया। जिस कानून के लिए आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी पर आपने कमेटी बना दी। जिस कानून आपको मांगा ही नहीं है, उस पर बिना कमेटी पर आप फिर कमेटी बना लेते। मतलब अपनी कैबिनेट को भी आपने पढ़ने का मौका नहीं दिया। ऐसा ही लग रहा है आज तो देख के। अपनी कैबिनेट को पढ़ने का मौका नहीं दिया, अपने विधायकों को पढ़ने का मौका नहीं दिया, वो लागू कर दिया। नॉर्मल सत्र तो होता नहीं है ऐसा, तो ये विशेष सत्र भी है, लेकिन क्या ऐसी उतावली है? आपने इतनी बड़ी बात आप करने जा रहे हैं, 392 उसमें क्लॉज है, इतने कानून है, और वो बिना डिस्कशन के, बिना उसके कुछ ही घंटों में पारित करने का क्या विचार है? तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के जो कानून मांगा नहीं गया था वो हम पे थोप दिया गया है, और थोपा नहीं गया है, लेकिन कोशिश है फिलहाल। उसके लिए बड़ा महोत्सव जैसा, उत्सव जैसा माहौल है, और जिसके लिए सड़कों पर लोग हैं, यानी कि भू कानून, उसको जबरदस्ती डिले किया जा रहा है।